हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 12 फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लिया है। तो आज जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि कंपटीशन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बोर्ड के पर्पज़ से भी ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, हमने जो है इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिलेबस के बारे में पढ़ा, क्या क्या हमें क्लास 12 में पढ़ना है, क्या पॉसिबिलिटी है कि सिलेबस रिड्यूस हो सकता है। इसके बाद हमने कुछ बेसिक चीज़ें चार्ज के बारे में पढ़ रखी हैं, फिर कुलाम्स लॉ पढ़ा, फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए जो कि आपके जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, जेई हो गया, नीट हो गया या AIEEE जो भी एग्जामिनेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सॉल्व करा, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, पहले हम उसको देखेंगे। तो फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया या स्पेस, जगह। तो इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था कि जो चार्ज है एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करता है? फोर्स लगाता है। यानी अगर ये चार्ज आपका Q1 है, ये चार्ज आपका Q2 है, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये बात की बात है कि रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव होगा। तो आपको बताया गया है कि अगर पोलैरिटी सेम रहती है, दैट इज दोनों का जो चार्ज है वो सेम रहता है, जैसे ये भी पॉजिटिव नेचर दोनों का सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। ओके, यानी ये वाला चार्ज इसको इस तरफ पुश करेगा और ये वाला चार्ज इसको इस तरफ पुश करेगा। तो अब क्या था कि हमने कूलॉम्स लॉ में देखा कि ये फोर्स एक्चुअली है कितना। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर ये चार्ज इस वाले चार्ज को पुश करता है इस साइड, तो क्यों पुश करता है? आखिर इसके पास क्या ऐसी चीज़ है कि ये इसको पुश कर रहा है और ये वाला चार्ज इसको पुश कर रहा है? यानी दो चार्जेस के बीच में क्यों अट्रैक्शन होता है, क्यों रिपल्सन होता है, इसको हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने फोर्सेस के बारे में क्लास 11th में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और इसके पहले भी हमने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ रखा है कि फोर्सेस 2 टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब देखिए, ये जो कैटेगरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की, ये नॉन कॉन्टैक्ट की। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पे, दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, अब ये जो है क्यों फोर्स लगाता है, क्या इसके पास है? तो पता चला, जब इसको एक्सप्लोर किया गया, इसकी सर्च की गई, तो पता चला कि ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके अंदर से कुछ इमेजिनरी लाइंस जो है इमिट होती, कुछ इमेजिनरी लाइंस इमिट होती हैं। और ये लाइंस बच्चों क्या करती हैं? यही जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोर्सेस के लिए, कि क्यों ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्यों ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये लाइंस कितने रीजन में फैलती हैं और कितनी इंटेंसिटी में फैलती हैं, ये सारी चीज़ों का जो हम स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेशली स्टूडेंट्स क्या होता है कि किसी चार्ज के अराउंड ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आए, किसी चार्ज के अराउंड, मान लिया हमारे पास ये जो चार्ज है ये +Q है, तो अब क्या होगा कि इसके अराउंड, तो हमने आपको बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये लाइट जो ये पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, तो ये क्या करेगा, जो लाइंस है वो क्या करेगा? इमिट करेगा। तो आपको एक छोटी सी बात रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ निकलती हैं। तो अब क्या होगा कि ये लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, और जब इसमें कोई दूसरा चार्ज, मान लीजिए हमने एक टेस्ट चार्ज लिया Q0, तो टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। ओके,
टेस्ट चार्ज जैसा, टेस्ट का मतलब क्या है, एक कोई छोटा सा पार्ट उठाया, हमने उसका टेस्ट किया, अगर राइट है तो राइट, रॉन्ग है तो रॉन्ग। तो ये टेस्ट चार्ज क्या है, ये ऐसा है जब भी हम अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जब भी हम इसमें टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये बस ऑब्जर्वेशन के लिए है, इसका ज़्यादा रोल इसके फार्मूले और बाकी चीज़ों में नहीं है। ये केवल और केवल किसके लिए यूज किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जाएगा। तो जब कोई चार्ज, ये स्मॉल अमाउंट का चार्ज होगा, एक यूनिट चार्ज होगा, तो जब ये इसके अंदर यानी इसकी फील्ड में एंट्री करता है तो ये वाला चार्ज, चलिए इसको कैपिटल क्यू ले लेते हैं, ये वाला चार्ज जो है इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाता है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाता है। वो फोर्स किस रीजन तक लगता है, वो फोर्स किस रीजन तक लगता है, तो जितने, सपोज करिए कि ये चार्ज यहाँ है तो यहाँ फोर्स नहीं लग रहा है, अब ये इसको हम यहाँ लेके आए तो भी नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ लेके आए तो लगने लगा इसके ऊपर फोर्स, यहाँ लाए तो भी लग रहा है, यहाँ लाया हमने तो भी लग रहा है, इसी तरह यहाँ भी और यहाँ भी। तो यानी एक चार्ज के अराउंड एक एरिया बन गया या स्पेस बन गया, जिसमें क्या है कि दूसरा चार्ज जब प्लेस किया जाएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जितने एरिया में फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो आप तो समझ ही गए होंगे क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये काफ़ी आसान सा कंसेप्ट है, आप उसको याद रखेंगे, लर्न कर लेंगे, काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा कि किसी चार्ज के अराउंड, किसी चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, किसी चार्ज के अराउंड जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो जिस रीजन तक उसके ऊपर फोर्स लगता है या वो अपने ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जितने एरिया में ये लगेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्या करना है, इसको समझना है, तो आप मैग्नेट जानते होंगे, मैग्नेट सभी ने देखा होगा। तो मैग्नेट वाला जो खेल बच्चे खेलते हैं उसके हिसाब से हम समझ लेते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे इस फॉर्म में। तो मान लीजिए हमारे पास एक ये मैग्नेट है, तो अब मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। एक्चुअली हमें यहाँ पे पोल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैग्नेट है और हमने एक आयरन का टुकड़ा उठाया और उसको यहाँ पे लाए, एक आयरन हमने ले लिया। तो जब हमने यहाँ लाया तो देखा कि ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। आयरन क्या है, ये जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेट इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब यहाँ लाए तो नहीं अट्रैक्ट किया, यहाँ लाए तो भी अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन जब यहाँ लाए तो ये अचानक से इसको अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ लाए तो ये अचानक से इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो अब इसका मतलब क्या है, अब इधर भी देखेंगे, यहाँ लाए तो नहीं किया, यहाँ नहीं, अब पता चला कि यहाँ लाए तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, फिर सिंपली यहाँ लाए तो भी अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ लाए तो भी। इसी तरह चारों तरफ, मैग्नेट के चारों तरफ कुछ एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे हम अगर इसको प्लेस करेंगे तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैग्नेट के सराउंडिंग्स में एक एरिया बन गया, एक स्पेस बन गया, जहां पर अगर कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस आता है तो ये मैग्नेट क्या कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो ये इस तरह से एक इलाका या क्षेत्र बन गया। जैसे आपने सुना होगा कि नेता लोगों का अपना इलाका होता है और बाकी लोगों का अपना एक क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र का मतलब क्या है कि उसमें उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, उसमें उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो ये मैग्नेट का जो खेल है आपने बहुत खेला होगा बचपन में, तो ये काफ़ी इजीली समझ में आएगा। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं कि कुछ रीजन में नहीं वो अट्रैक्ट करता है, कुछ रीजन में आने के बाद अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब जो रीजन, जिस रीजन में ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा वो रीजन इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो बच्चों, सिमिलर वे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली हम डिफाइन करेंगे, द एरिया और स्पेस सराउंडिंग एनी चार्ज where another charge particle experienced a force on it is known as electric field। ओके, तो अगर हमारे पास कोई चार्ज ये प्लस क्यू है तो इसके चारों तरफ का वह रीजन जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर, अगर हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो ये यहाँ से अपने ऊपर क्या करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ क्या कहलाएगी, उसकी फील्ड कहलाएगी। ओके, तो ये जितनी भी है ये सब क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। द एरिया और स्पेस
surrounding any charged particle where another charged particle experienced a force, electrostatic force is known as electric field. ओके, तो काफी इजी सी डिफिनेशन आप डिफाइन कर लेंगे. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल E. It is denoted by capital E and it is a vector quantity. It is a vector quantity. It is a vector quantity. Why? Because it contains both magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. So electric field is a vector quantity. Mathematically it is given by E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स, यानी जिस फोर्स से वो उसके ऊपर दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है अपॉन वो चार्ज, यानी रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो बच्चों जिस फोर्स से वो चार्ज जो है दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा था, जो उसके रीजन में आ रहा था, और उस चार्ज का खुद का रेशियो, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है. यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ ई. यूनिट ऑफ ई, यानी यूनिट ई का मतलब जब भी हम ई लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका मतलब होगा. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है आपके पास? एफ अपॉन क्यू नॉट. तो आपको बताया गया था कि जब भी हम कोई यूनिट या डायमेंशन निकालेंगे तो ये, जैसे ये बोर्ड की पॉइंट ऑफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी का आपको यूनिट और डायमेंशन पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, तो आपको निकालने आना चाहिए. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है. तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम. तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम. और हम इसके बाद एक और फार्मूला आगे पढ़ेंगे, इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स. तो v इज व्हाट? v इज वोल्टेज एंड x इज डिस्टेंस. तो यहाँ से क्या जाएगा? वोल्ट पर मीटर. ओके, तो ये नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि एक तो इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, और दूसरा जो ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट में, तो जो ग्रेडियंट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स. और v क्योंकि वोल्टेज है तो वोल्ट, और x क्या है? डिस्टेंस है. डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वोल्टेज का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर आ जाएगा. तो आपको इसकी यूनिट पता चल गई होगी. तो अब हम इसकी क्या निकालेंगे? डायमेंशन. इसकी डायमेंशन क्या होती है? तो डायमेंशन पे एक नज़र देखते हैं. तो डायमेंशन आपके पास क्या आ जाएगी? देखिए इक्वल टू आपके पास क्या है? इक्वल टू बच्चों आपके पास है एफ अपॉन क्यू. तो F इज फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt माइनस 2. एंड दिस इज चार्ज. चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? at. चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? at, क्योंकि हमने पढ़ रखा है I इक्वल टू क्यू बाई टी. तो I इक्वल टू जब हमने क्यू बाई टी बच्चों पढ़ा है तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT. क्यू इक्वल टू क्या होने वाला है? IT. तो यहाँ पे करंट है, तो करंट की SI यूनिट एम्पियर, और टाइम की T कैपिटल T तो AT हो जाएगा. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके ऊपर लिखे चले जाते हैं. तो ML देखिए T, और ये T की पावर -3 एक और ऐड हो जाएगा उसमें जा करके, एंड A की पावर -1. तो इसकी ये डायमेंशन हो गई. आप इसको भी याद करेंगे या इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. तो स्टूडेंट्स जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो डेफिनेशंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना के आप इसको अब लिख सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख लिया आपको आ गया. तो स्टूडेंट्स अगर आपको बोर्ड्स में कुछ करना है, हमें ये कंफर्म कर लेना है, ये बिल्कुल डिटरमाइन कर लेना है, सॉलिड डिसीजन होना चाहिए कि हमें पढ़ना है. अदरवाइज़ आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हो. आपको वीडियो देखना है, उसके बाद क्या करना है? नोट्स प्रिपेयर करना है. और नोट्स जैसे ही चैप्टर एंड होगा, हम नोट्स सारे जो है हैंड रिटन नोट्स, वो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो PDF का लिंक है आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ से वीडियो इजीली जो नोट्स है वीडियोस के वो डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स अपना बनाया हुआ नोट्स सबसे अच्छा होता है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को देखिए और नोट्स बनाते रहिए. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं। किसी चार्ज बॉडी के अराउंड का ऐसा एरिया, इलाका या क्षेत्र जिसमें दूसरा जब चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा या वो फोर्स फील करेगा। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, फोर्स, जितना फोर्स लग रहा है किस और जिसके ऊपर लग रहा है। ओके, जो लगा रहा है उसका यहाँ पे नहीं है, तो ये आपके पास पता चल गया होगा कि जितना फोर्स लग रहा है और जिसके ऊपर लग रहा है उसका रेशियो टेस्ट चार्ज का F/Q। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन इजीली फाइंड कर लेंगे तो mLT-3 एंड A की पावर -1। तो ये आपके पास हो गया, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बोर्ड और आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ही केयरफुल्ली देखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, आज की जो सेकेंड टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो अब आपको ये पहले जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो ये माना गया कि जो चार्ज है, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो कोई भी चार्ज है वो दूसरे के ऊपर क्यों फोर्स लगाता है, ये इमेजिन किया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व। इमेजिनरी कर्व या इमेजिनरी लाइंस भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इमेजिन की गई, इसीलिए उनको इमेजिनरी लाइंस बोला जाता है। तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, आप इसको राइट डाउन भी करते रहिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate to negative charge। तो इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, स्प्रेड करती, बाहर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ रिटर्न वापस आती हैं। तो अगर आपको ड्रा करना हो तो सपोज करिए कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इससे लाइंस निकलेंगी उनकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे ऐसे, यानी बाहर की तरफ। ये देखिए चार्ज से क्या हो रही हैं, ये बाहर की तरफ निकल रही हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आपके पास निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज से क्या होगा कि निगेटिव चार्ज की तरफ ये रिटर्न होके वापस आती हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, सेम होने वाली हैं। तो ये आपको पहली प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आ गई होगी। क्या है प्रॉपर्टी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट का मतलब पैदा होती है, निकलती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी तरफ आके इंड होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज से क्या है, लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। जब भी आप किसी भी चार्ज को देखेंगे अगर उससे लाइंस बाहर निकलती हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर जब भी आप किसी चार्ज को देखते हैं और उससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। इसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास। तो सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म्स ए क्लोज लूप।
ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म्स ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी क्लोज लूप नहीं, बंद सर्कल नहीं बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक निगेटिव चार्ज है, ओके, और कोई लाइंस निकली और ये ऐसे गई यहाँ पे, फिर यही लाइंस रिटर्न होके ऐसे आ गई यहाँ पे, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगी और यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, घेरा, ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी उसको देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी, टेंजेंट ड्रॉन टू any lines gives the direction of electric force। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए जैसे हमारे पास अगर कोई ये लाइंस ऐसे जा रही है, अगर हमारे पास कोई एक लाइंस है ये ऐसे जा रही है, ओके, तो अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट आपको पता होगा कि ऐसी लाइन जो किसी भी दूसरे अनदर को ओनली एंड ओनली सिंगल पॉइंट पे टच करती है। तो अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करें तो ये देखिए ये आपको डायरेक्शन मिलने वाली है। तो सपोज करिए ए पॉइंट है तो ये आपके पास एफ ए हो गया। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ ड्रा करते हैं तो ये टेंजेंट हो गया, एफ बी हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रा करते हैं तो फोर्सेस की जो डायरेक्शन है इस तरह से, अगर ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस तरह से आपको मिलने वाला है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की डायरेक्शन का पता चलता है। तो ये आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट इसका। तो थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट intersects to each other। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको बहुत ही केयरफुली देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कट नहीं कर सकती। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक ऐसे लाइन है, ओके, ये हमने फर्स्ट लाइन लिया, इसके बाद हमने ये सेकेंड लाइन लिया ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इनका इंटरसेक्शन हो गया, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर गई, कट कर गई। तो हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा अगर ये कट कर जाएंगी, तो देखिए हमने अभी अभी पढ़ा है इसके पहले वाली प्रॉपर्टी कि अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, इसके ऊपर क्या ड्रा करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की डायरेक्शन मिलती है। तो अब देखिए अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो ये देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन होने वाली है ऐसे, ओके। और क्या होगा इसके बाद अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो अब पता चलेगा कि इस पे ऐसे डायरेक्शन होने वाली है। अगर इधर से लेते हैं तो ये डायरेक्शन ऐसे होने वाली है। तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं, इसको सेकंड लाइन बोलते हैं, तो F1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, F2। तो अब स्टूडेंट्स ये इम्पॉसिबल है। ये क्या चीज़ है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक मार्कर है और एक ही सिंगल टाइम पे या तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर कोई फोर्स लगता है तो ये या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो अगर इधर फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में मूव करेगा।
तो लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल टाइम में ये इधर भी जाए और ये इधर भी जाए। जैसे आप बाइक तो चलाते ही होगे, तो बाइक क्या है, एक सिंगल टाइम में या तो आगे जाएगी या तो पीछे आएगी, लेकिन एक ही समय में वो आगे भी जाए और पीछे भी आए, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी एक सिंगल बॉडी जो है एक सिंगल टाइम में जो है जो डबल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, या मूव करने का मतलब उसके ऊपर फोर्स लगेगा तभी तो मूव करेगी। तो एक सिंगल टाइम में ये टू डायरेक्शनल नहीं हो सकती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो आप सिंपली लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज दे डू सो। तो इसको हम आगे क्या लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इफ दे डू we have two direction of force, at a point which is impossible, ओके, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये आप इजीली लिख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दोनों को क्रॉस कर गई तो क्या होगा कि एक की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, एक की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि एक सिंगल बॉडी एट ए पर्टिकुलर टाइम दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करेंगे और समझेंगे भी। तो होप करते हैं ये आपको समझ में काफ़ी इजीली आ गया होगा। इसके बाद हम अगला जो है देखेंगे, अगला पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस तो इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर ये चार्ज क्यू है तो और ये दूसरा चार्ज कोई है, मान लीजिए अगर इसको भी प्लस ले लेते, चलिए ये प्लस क्यू है और ये चार्ज क्या है, माइनस क्यू है। तो अब देखिए क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगी वो यहाँ तक ज़रूर जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली ऐसे हो गई फिर ऐसे हो गई फिर ऐसे जाएगी, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ओके। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो निकलेगी एक पॉइंट से वो दूसरे पर ज़रूर जाएगी, और ये सिमेट्रिकल भी होती है, कॉन्टिन्यूअस एंड, आप एक पॉइंट और लगा लेंगे, एंड सिमेट्रिकल, ओके। तो ये जो है सिमेट्रिकल भी होती है। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जितनी लाइंस ऊपर होंगी उतनी लाइंस नीचे भी होंगी। तो कभी कभी आपको कंपटीशन में ये पॉइंट पूछ दिया जाता है, ओके। तो अब क्या करेंगे कि ये ऊपर 4 लाइन बना देंगे, नीचे 2 लाइन बना लेंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा की गई हैं वो कौन सी जो है गलत हैं और कौन सी सही हैं। तो आपको यहाँ से देख के पता चलेगा कि ये सिमेट्रिकल होती हैं, ओके। तो ये आपको पता चल गया होगा। इसके बाद अगला कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी जाती हैं, अगली प्रॉपर्टीज़। अगली प्रॉपर्टीज क्या है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to magnitude of force, magnitude of electric force, the number of electric field lines is directly proportional to magnitude of force। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जितनी ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना तगड़ा फोर्स होगा। तो अगर आपको मान लीजिए एक दे दिया गया, एक चार्ज पॉजिटिव दे दिया गया, ओके।
तो इसमें इस तरह से लाइंस आपके पास निकल रही हैं। एक चार्ज और दे दिया गया, ये भी पॉजिटिव है और इसमें कुछ इस कदर से लाइंस निकल रही हैं। इसका नाम, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर हम F1 कह दें, या जो चार्ज होगा उसका भी नाम दिया जा सकता है, इसको हम क्या कह दें, F2 कह दें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ग्रेटर होगा, F1 ग्रेटर होगा कि F2 ग्रेटर होगा, तो आप सिंपली क्या बताओगे कि F1 इज ग्रेटर, मच ग्रेटर देन F2, क्योंकि F1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, ओके। और इसका जो फोर्स होगा वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सरफेस पे हमेशा कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ओके। और ये ऑल डायरेक्शन में जो है ओरिजिनेट होती हैं। ऑल डायरेक्शन का मतलब क्या, अगर ये यहाँ पे चार्ज है तो ये इस साइड भी निकलेंगी, इस साइड भी निकलेंगी, इस साइड भी निकलेंगी और इस साइड भी निकलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको होप करते हैं कि समझ में आ गई होंगी। आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज जितनी भी चीज़ें बताई गई आप इसको रिवाइज करेंगे और होप करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डेरिवेशन देखते हैं। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन स्टूडेंट देखते हैं, तो वो देखिए डेरिवेशन आपके पास क्या है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज हम ले लेंगे। तो मान लिया हमारे पास एक चार्ज जो है ये Q है, ओके, और इससे सम डिस्टेंस पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है Q0। ये क्या है, किस पॉइंट पे, पॉइंट P पर। ये हमारा सपोज करिए कि पॉइंट A है और हमने इस चार्ज से समथिंग डिस्टेंस पर, सपोज करिए R डिस्टेंस है, हमने क्या किया है कि एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया है Q0। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हमें इस पॉइंट पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड जो पोलैरिटी वो सेम रखी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होने वाला है, इसमें रिपल्सन होने वाला है। तो हम इस पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स आप एकदम इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको जो फार्मूला बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इक्वल टू F अपान Q0, इक्वल टू F अपान Q0। तो जितने भी हम प्रूफ या डेरिवेशन देखेंगे इसमें हम फोर्स निकालेंगे, और ये फोर्स कैसे आएगा, कूलॉम्स लॉ जो हमने पढ़ा है उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हम ये फोर्स निकालेंगे और इसमें प्लेस कर देंगे और हमारी वैल्यू क्या होगी, ईजिली मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पर कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकाल देंगे। तो Fp, तो EP के लिए अगर आप EP निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट F आपको पता होना चाहिए और ये टेस्ट चार्ज तो आपको पता ही है। तो F आप कैसे निकालोगे, Fp निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। तो पहला चार्ज स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, Q है, दूसरा चार्ज क्या है, Q0, और डिस्टेंस का क्या, स्क्वायर। तो हमने ये स्केलर फॉर्म में लिया है, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये डिस्टेंस आपको वेक्टर फॉर्म में रखनी पड़ेगी। तो ये Fp आ गया और इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, और जो हमारे पास मेन फार्मूला है वो इक्वेशन नंबर 1 है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है इसको प्लेस कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। तो देखिए आपके पास जो EP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, EP इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इक्वल टू, F की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R का स्क्वायर अपान Q0। तो ये Q0 इस Q0 से मर जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपान R का स्क्वायर, ओके, Q अपान R का स्क्वायर। तो ये काफ़ी आसान सा फार्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट टेस्ट चार्ज Q नॉट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इतनी आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है आपके पास। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उन दोनों चार्जेस के सेपरेशन के स्क्वायर के। तो E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है। अगर हम R जो है 3 टाइम R इक्वल टू 3R कर देते हैं तो जो E आएगा, जो इस E होगा वो क्या होगा, 1/9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, जो नया E आएगा। ओके, अगर मान लीजिए हम किसी पॉइंट पे लेते हैं, आप इस पॉइंट पे निकालते हो तो समथिंग डिस्टेंस पर है, ये मान लीजिए R पर है और आप यहाँ पे चले आए, ये अब टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 3R हो गई। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड EP है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे EQ, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट का यानी EP का क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, EP का 9 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो कुछ इस कदर से इसका ग्राफ आता है। अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें और ये क्या ले लें, डिस्टेंस ले लें, तो जब डिस्टेंस कम रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी ऊपर से ग्राफ आएगा। और क्योंकि ये आपको y इक्वल टू जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक फॉर्म में होगा। तो ये कुछ इस कदर से ग्राफ ऐसे जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस का वो क्या रिलेशन है। ओके, तो अब देखिए इसके बाद इसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं, जैसे एक्सेलरेशन से रिलेटेड इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं, तो अगर हम इस फार्मूले को ध्यान से देखें बच्चों, तो ये इक्वल टू क्या है, F/Q। F/, सिंपली हम इस फार्मूले को ऐसे बिहेव करते हैं। और अगर हम मैकेनिक्स में लेके जाएं, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल आप देखेंगे अभी कुलॉम्स लॉ में जो न्यूमेरिकल पूछे गए और इसमें जो न्यूमेरिकल पूछे गए वो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स से जुड़े हुए हैं। तो मैकेनिक्स की लैंग्वेज में अगर हम F को रिप्लेस करते हैं तो F इक्वल टू क्या होता है, M/A। और यहाँ से अगर हम A निकालना चाहें तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m। ओके, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो देखिए F इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, E/Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट चार्ज। और अगर हमें A इक्वल टू हमारे पास क्या पता है, A इक्वल टू F/m, या और जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे F की वैल्यू को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MA हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, E और Q। और A इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, EQ/m। ओके, तो ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे जो न्यूमेरिकल आपको NCERT में मिलेंगे और इस पे एग्जाम्स में भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो अगर हम चार्ज जो है, मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है, तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और कितना चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, ओके, और मास ऑफ क्या इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होना चाहिए। अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए आप क्या करोगे कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन रखना पड़ेगा। ओके, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया रहेगा, और या आप सिंपली P भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, और यहाँ पे MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह से आप जो है एक्सेलरेशन निकाल सकते हो किसी भी चार्ज पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो स्टूडेंट्स होप करते हैं
कि आज का जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो कुछ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, क्योंकि अभी हमने जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला वो पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज आपको बताया गया, पॉइंट चार्ज क्या होता है, जस्ट एक टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव किया जाएगा, पॉइंट चार्ज काफ़ी स्मॉल। इसके बाद हम यूनिफॉर्म जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्मली किसी सरफेस के ऊपर, अनदर किसी वॉल्यूम के ऊपर, किसी स्फेयर के ऊपर, किसी सीट के ऊपर, तो वहाँ पे हम पहले वो डेंसिटी पढ़ेंगे, चार्ज डेंसिटी के बारे में। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे डाइपोल की वजह से, किसी स्फेयर की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज के एक्सिस पे, इक्वेटोरियल लाइंस पे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करेंगे। अगर आपको टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, तब तक के लिए बाय।